नमस्कार साथियों, मैं मोचन सिंह पटेल कॉन्सेप्ट क्लियर जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज हिंदी व्याकरण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जो हर एग्जाम में प्राय जिसमें हिंदी हिंदी व्याकरण का सिलेबस रहता है, तो इस टॉपिक से हमेशा 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन करते हैं। जैसे सी टेट, सी जी टेट, सी जी व्यापम, सी जी पी एस सी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, KVS, नवोदय, इन सभी में ये हिंदी का ये वर्ण विचार, वर्ण से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। तो साथियों, ध्यान से देखना और इधर समझना। अगर एक बार मेरा वीडियो देख लिए तो और कहीं भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखियो साथियों, आज क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार तो सबसे पहले जाने कि ये वर्ण होता क्या है। सबसे पहले क्या जाने? वर्ण होता क्या है। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ण, आ ई, क से कबूतर, ख से खरगोश, इस प्रकार से बचपन में पढ़ते थे ना। तो इस कारण से आप लोग क्या करते हो, इसको हल्के में ले लेते हो और अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग क्या कर देते हो, इसमें गलत टिक करा देते हो, है ना, गलत कर देते हो। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है और एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो चलते हैं वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार? तो वर्ण क्या है साथियों? वर्ण क्या है? तो वर्ण सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्लियर? अगर एग्जाम में पूछ दिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना। तो सबसे पहली बिंदु क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। और वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसको हम क्या खंडित नहीं कर सकते। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसको हम क्या नहीं कर सकते? खंडित नहीं कर सकते। खंडित मतलब तोड़ नहीं सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण देखते हैं। जैसे हम क्या लिख दे? राम। जैसे हम क्या लिख दे? राम। ये राम वर्ण है क्या? ये राम हो क्या हो गया? ये शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द बन गया। तब इसको वर्ण में परिवर्तन करते हैं तो र, आ, म, अ। क्लियर यहां तक? तो ये शब्द है और ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। अब इस वर्ण को और तोड़ सकते हैं क्या? खंडित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो यही क्या है? वर्ण। क्लियर? और ये शब्द है, शब्द को तोड़ सकते हैं। तोड़े यहाँ पास र, आ, म, आ। तो वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसको हम क्या नहीं कर सकते? खंडित नहीं कर सकते। क्लियर? अब ये वर्ण पता चल गया। अब वर्ण पता चल गया तो वर्णमाला जानते हैं। वर्णमाला होता क्या है? तो वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वर्ण होता है उसके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ ई उ, लाइन से जाता हुआ का खा गा गा ज्ञा तक, ये क्या है? वर्णमाला है। और वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? तो 52 है। बच्चा वाला सवाल है ना। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? 52 है। ये बच्चा वाला सवाल है। अगर एग्जाम में पूछ दिए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितना है, ऐसा एग्जाम में पूछ दिए कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितना है, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 46 कितना है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 46 है, जिसमें 11 स्वर और 35 व्यंजन। 11 स्वर और कितना व्यंजन? 35 व्यंजन। क्लियर? अब पूछ दिए लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितना है? तो 52 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 और स्वर कितना है? 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्लियर यहां तक? क्लियर? क्वेश्चन कैसा आएगा? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? 52। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितना है? 46। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितना है? 52। क्लियर यहां तक? वर्ण, वर्णमाला दोनों क्लियर हुआ। अब जानते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के
प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं देखते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक है स्वर और एक क्या है? व्यंजन। एक क्या है? स्वर और एक क्या है? व्यंजन। क्लियर। अब स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं कि स्वर होता क्या है, व्यंजन होता क्या है ना। तो स्वर वह ध्वनियां है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते। क्या? स्वर वह ध्वनियां है, स्वर वह ध्वनियां हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है। स्वर क्या है? स्वर वह ध्वनियां हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है। ये स्वर क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है और किसी वर्ण की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन वह ध्वनियां हैं जो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। किसके सहायता से? स्वर के सहायता से। ये स्वर के बिना व्यंजन क्या है? अधूरा है। स्वर के बिना व्यंजन क्या है? अधूरा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पूरा डिटेल स्वर के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब एग्जाम में यहीं से आता है, स्वर से व्यंजन से। कैसे टाइप के एग्जाम में आएंगे तो देखते हैं। स्वर, तो अगर एग्जाम में पूछ दिए कि स्वर की संख्या कितना है, स्वर कितना है, एग्जाम में पूछ दिए अगर स्वर कितना है तो स्वर कितना है बताना है। स्वर कितने है बताना है? 11। स्वर कितना है? 11। 13 नहीं लिखना है ना, 13 टिक नहीं करना है। स्वर की संख्या कितना है? 11। कौन कौन से स्वर है आप तो जानते ही होंगे, है ना। तो पर भी से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋषिक्री, ए, ओ, औ। ये क्या है? स्वर है। हम आ को नहीं लेते, केवल अ से औ तक को स्वर की गिनती में लाते हैं, इसको स्वर। तो अगर एग्जाम में पूछ दिए डायरेक्ट कि स्वर की संख्या कितनी है तो हमारा कितना हो जाएगा? 11। क्लियर। अब स्वरों का वर्गीकरण कैसे किए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण के आधार, स्वरों का वर्गीकरण के आधार। ये जो स्वर है उसके वर्गीकरण के कितने आधार हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि जो स्वर है उसके वर्गीकरण के कितने आधार हैं तो 6 आधार हैं। कितने आधार हैं? 6 आधार हैं। ऑप्शन में मिलेगा 2, 4, 6, 8 सब मिलेगा, तो किसको टिक करना है? 6 को। क्लियर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वरों के वर्गीकरण का आधार कितना है, तो हमें क्या टिक करना है? 6 है। उन 6 के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला देखो, पहला वर्गीकरण कालानुसार मात्रा, उच्चारण, इन तीनों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला नंबर में क्या है? कालानुसार, मात्रानुसार, उच्चारण के आधार पर। कितना है स्वर का? 3 है। तीनों के आधार पर स्वर कितना है? 3 है। पहला क्या हुआ? ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या? दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। क्लियर। अगर एग्जाम में पूछ दे कि काल अनुसार स्वरों के कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर 3, उच्चारण के आधार पर 3। क्लियर। अब इसके बारे में जानते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है, दीर्घ स्वर होता क्या है, प्लुत स्वर होता क्या है ना। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ह्रस्व स्वर जिस स्वर का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता हो, है ना। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिस स्वर का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता हो उसे कहेंगे ह्रस्व स्वर। से क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। और इस ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इसको मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर, है ना। और पूछ दिए एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर की संख्या
या मूल स्वर की संख्या कितना है, तो 4 है। कितना है, 4 है। कौन कौन से हर्ष मूल स्वर है, आ, ई, उ और ये ऋषि गई, ये 4। इन चारों स्वर का उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है ना, एकदम लिमिट समय रहता है, एकदम लिमिट समय बोल सकते हैं अ ई उ ऋषि गई। क्लियर। ये दीर्घ स्वर, दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा होता है ना, तो ये ह्रस्व स्वर से बड़ा ही होगा, होगा ना। तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, जिस स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। मतलब बहुत ज्यादा समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। ये दीर्घ स्वर की संख्या कितना है पूछेगा तो 7 है। कितना है, 7 है। और इस जो 4 है, अब 7 कौन कौन से दीर्घ स्वर है, आ, बड़ा बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ, ओ। क्लियर। क्लियर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, जिस स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगता हो या ज्यादा समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, 7 हैं, आ, ई, उ, ए ओ, औ। क्लियर। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहेंगे, प्लुत स्वर उसे कहेंगे जिस स्वर का उच्चारण दीर्घ स्वर से भी दुगुना समय लगता हो, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे, है ना। जैसे प्लुत स्वर किसे कहेंगे, ये 11 स्वर तो आ गया इधर, ये 4 और इधर 7, 7 4 11 स्वर, हमारा स्वर कितना है, 11 है। तो प्लुत स्वर किसे कहेंगे कि जो भी शब्द है उसको लंबा ले जाता है, जैसे ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं ना, उसको लंबा लेंगे, ओम, ये क्या हुआ, प्लुत स्वर हुआ। किसी भी शब्द को लंबा लेते हैं तो क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। तो उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, ओम, ये क्या है, प्लुत स्वर, ओम। राम बोलते हैं, राम, ये भी क्या हुआ, प्लुत स्वर। यहां तक क्लियर, क्लियर ना। अब चलते हैं दूसरा तरफ। दूसरा, पहला हो गया काल अनुसार, मात्रा अनुसार, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार। अब दूसरा चलते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितना है। सेकंड नंबर में आ जाते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितना स्वर है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं, 3 ही है। कौन कौन से स्वर हैं, देखो, अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा क्या हुआ, पश्च स्वर। क्लियर। तो पहले देखिए काल के अनुसार, मात्रा के अनुसार, उच्चारण के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण, है ना। अब देखेंगे सेकंड नंबर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना है, 3 है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब इसके बारे में डिटेल जाने की, अग्र स्वर होता क्या है, मध्य स्वर होता क्या है, पश्च स्वर होता क्या है। क्लियर। तो अग्र स्वर किसे कहेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ के सामने वाले भाग का प्रयोग हो, आगे वाले भाग का, अग्र नाम से पता चल रहा है कि आगे वाला, है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में आगे भाग का प्रयोग हो, जीभ के आगे भाग का प्रयोग हो, उसे कहेंगे अग्र स्वर। क्लियर। उसे क्या कहेंगे, अग्र स्वर। तो कौन कौन से अग्र स्वर है, जीभ के आगे सामने वाला आगे भाग का प्रयोग होता है, तो कौन कौन से हैं, देखो, जैसे ई, ए, ये चारों स्वर हैं जो जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होता है। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे वाला भाग का इसका प्रयोग होता है। कौन कौन सा, ई, ए। क्लियर। अब मध्य स्वर, मध्य स्वर किसे कहेंगे,
जिस स्वरों का उच्चारण करने में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है, जीभ के किसके भाग का, मध्य भाग का प्रयोग होता है, उसे क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। और मध्य स्वर केवल एक ही है, कौन सा है, अ। मध्य स्वर केवल एक ही है, वो क्या है, अ। मध्य स्वर केवल एक ही है, क्या है वो, अ। अब पश्च स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहेंगे, जिस स्वर का उच्चारण करने में जीभ के पश्च भाग मतलब पीछे भाग का प्रयोग हो, पीछे भाग का यूज हो, उसे क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो पश्च स्वर कौन कौन से हुआ, इसमें से जो बच गया वो क्या हो गया, पश्च स्वर हुआ। तो इसमें से क्या बच गया, तो पहला आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये क्या हुआ, पश्च स्वर। क्लियर यहाँ तक। अब मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इससे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मध्य स्वर कौन सा है, दिया रहेगा ऑप्शन, दिया रहेगा ई ए और एक ऑप्शन मिलेगा अ, तो हमको क्या टिक करना है, अ। क्लियर। तो जैसे भी पूछे एग्जामिनर हमको उसको वैसे ही जवाब देना है ना। तो जैसे फर्स्ट स्वर पूछे तो आ उ ओ। अगर स्वर पूछे तो ई ए। अब इसको याद कैसे रखना है, कि कौन अग्र स्वर है, कौन मध्य स्वर है, कौन फर्स्ट स्वर है। तो सबसे पहले ये दोनों को याद रख लो, और जो बाकी बचेगा उसको किसमें कर देना है, फर्स्ट स्वर में कर देना है ना, फर्स्ट स्वर में ऐड कर देना है। तो अग्र स्वर केवल ई ए, मध्य स्वर केवल अ, इतना याद रखो, और जो बाकी बच गया वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट स्वर में आ गया। क्लियर यहाँ तक, क्लियर ना। अब चलते हैं स्वरों के तीसरे आधार की तरफ। कौन सा आधार है स्वरों के वर्गीकरण के, तो तीसरा आधार है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। दो आधार पढ़ चुके, पहला क्या पढ़े मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, दूसरा पढ़े थे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब तीसरा पढ़ेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कौन कौन से हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों के कितना वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो पूछेगा तो 4 प्रकार से। कौन कौन से, विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा संवृत और चौथा अर्धसंवृत। क्लियर। तो विवृत किसे कहते हैं, अर्धविवृत किसे कहते हैं, संवृत किसे कहते हैं, अर्धसंवृत किसे कहते हैं। तो विवृत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार क्या रहता है, पूरा खुला रहता है। ये हमारा मुख है, मुंह है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है, उसे कहेंगे विवृत। विवृत किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण करने से मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुला रहता है। जैसे आ, ये मुख द्वार पूरा खुला हुआ ना, तो अपने आप से ही करके निकालना है कि विवृत क्या है, अर्धविवृत क्या है, संवृत क्या है, अर्धसंवृत क्या है। तो विवृत क्या है, जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार पूरा खुला रहता है, उसे विवृत कहते हैं। जैसे आ, तो ये क्या हुआ, केवल विवृत क्या है, आभास है। आम क्या है ना, विवृत क्या है, केवल आम क्या, आ बोल रहे हैं तो मुंह पूरा खुल रहा है नहीं, तो क्या है, विवृत। अब देखते हैं अर्धविवृत। अब क्या देखेंगे, अर्धविवृत। अर्धविवृत किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण करने से मुख द्वार आधा खुला रहता है ना, पूरा नहीं खुला रहता, आ ऐसे करके, तो क्या है, आधा खुला रहेगा। जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार आधा खुला रहता है, उसे कहेंगे अर्धविवृत कहेंगे। तो अर्धविवृत कौन कौन से हैं, अ ए ओ। उच्चारण करके ही देख लो कि मुख द्वार अधूरा खुलेगा, अ ए ओ, है ना, आधा हो रहा है ना। तो चलते हैं अब संवृत की तरफ। संवृत किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण करने से मुख द्वार पूरा बंद रहता है ना, जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार क्या रहता है, पूरा बंद रहता है, उसे कहेंगे संवृत। क्लियर हुआ। तो ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने से मुख द्वार पूरा बंद रहता है, क्या कौन कौन से स्वर है, ई उ। इसको उच्चारण करने से मुख द्वार क्या है, पूरा का पूरा बंद रहता है, ई और उ। क्लियर। अर्धसंवृत किसे कहेंगे,
जिन स्वरों के उच्चारण करने से मुख द्वार आधा बंद रहता है ना। जिन स्वरों के उच्चारण करने से मुख द्वार क्या है, आधा बंद रहता है। तो कौन सा है, ए ओ। कौन कौन सा है, ए और ओ। क्लियर यहाँ तक। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। विवृत किसे कहेंगे, जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे आ। और जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार आधा खुला रहता है, अ, ए, ओ। और संवृत, जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार पूरा बंद रहता है उसे संवृत कहेंगे, जैसे ई, उ। इसका उच्चारण करने से मुख द्वार पूरा बंद रहेगा। अब अर्धसंवृत, जिन स्वरों को उच्चारण करने से मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्धसंवृत कहते हैं, ए ओ। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं चौथा, तीसरा क्लियर। चौथा, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना है, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। कौन कौन से, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी और वृत्तमुखी। तो अवृतमुखी किसे कहेंगे और वृत्तमुखी किसे कहेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करने से ओठ गोलाकार नहीं बनता। जो ओठ है वो क्या है, गोलाकार नहीं बनता, उसे कहेंगे अवृतमुखी। अवृतमुखी किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण करने से ओठ गोलाकार बनता है ना। ये अवृतमुखी किसे कहेंगे, जिसमें गोलाकार नहीं बनता ओठ, और वृत्तमुखी जिसमें ओठ गोलाकार बनता है। क्लियर। अब अवृतमुखी कौन कौन से हैं जिसमें स्वरों को उच्चारण करने से गोलाकार बनेगा, अ, आ, ई, ए, ऐ। ये क्या है, अवृतमुखी। और वृत्तमुखी उ, ओ, औ। क्लियर। तो वृत्तमुखी बस याद रख लो, यहाँ उ, ओ, औ। उ, ओ, याद रख लो, तो बाकी अवृतमुखी आराम से याद हो जाएगा। एक पक्ष को याद रखो तो बाकी जो नहीं आया वो क्या है, दूसरे पक्ष में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं पांचवा कौन सा है, घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन से प्रकार हैं, 2 हैं, घोष और दूसरा अघोष। घोष और अघोष। तो ये घोष को ही सघोष भी बोला जाता है। घोष को ही क्या बोला जाता है, सघोष कहा जाता है। तो ये घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। घोष किसे कहेंगे, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करने में श्वास का कंपन होता हो, है ना, झंकृत होता हो या कंपन होता हो, उसे क्या कहेंगे, घोष या सघोष कहेंगे। तो इसमें पूरा स्वर आ जाता है, जो पूरा 11 स्वर है वो पूरा का पूरा स्वर किस में आ जाता है, घोष में आ जाता है। इसमें आ जाता है पूरा का पूरा घोष में आ जाता है, वो तक। क्लियर। अघोष, जिन स्वरों के उच्चारण करने में श्वास में कंपन नहीं होता, झंकृत नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो इसके अंतर्गत, घोष के अंतर्गत तो पूरा स्वर आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं छठवा, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। छठवा आधार, 6 आधार बताया था ना, तो ये लास्ट आधार है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना है, 2 है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक और अनुनासिक। इस निर्नुनासिक स्वर को मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो निर्नुनासिक से कहेंगे जिन स्वरों को उच्चारण करने से हवा केवल मुंह से निकलता हो, हवा केवल किससे निकलता हो, मुंह से निकलता हो, उसे निर्नुनासिक कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पूरा स्वर आ जाएगा, अ से लेकर ओ तक पूरा स्वर आ जाएगा इसके अंतर्गत। क्लियर। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, पूरा स्वर आ जाएगा। और अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण करने से हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकलता हो, हवा किससे, नाक एवं मुंह दोनों से निकलता हो, उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। और अनुनासिक के अंतर्गत ये अम का बिंदु रहेगा वो पूरा आ जाएगा। आ में पूरा बिंदु अम का रहेगा, वो क्या है, अनुनासिक है। और निर्नासिक क्या है, पूरा स्वर है। क्लियर यहाँ तक समझ में आया। कि जब भी पूछेगा कि अवृत्तमुखी स्वर कौन सा है, वृत्तमुखी स्वर कौन सा है,
है ना। संवृत स्वर कौन सा है, घोष स्वर कौन सा है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिए। क्लियर साथियों, तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगले क्लास में मैं व्यंजन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि व्यंजन होता क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्लियर, मजा आ रहा है ना। थैंक यू।